बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स चैप्टर 19 Dawn of Modern Physics. Objective 26. If we are strictly speaking, then Earth is considered as. अगर हम ज़मीन की रोटेशन को देख रहे हैं और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यानी कि हम ज़मीन की रोटेशन की डीपली स्टडी करें या अपनी बात में किसी किस्म की कोई लचक ना रखें, तो ज़मीन की रोटेशन को हम कैसे कंसीडर करेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल, आइदर ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या एवरी डे फिज़िक्स प्रॉब्लम्स के अंदर हम ज़मीन को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करते हैं। अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग के लिहाज से देखें तो ज़मीन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करेंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ and due to revolution of earth. Option B is correct answer. Objective 27. According to special theory of relativity, time is constant quantity, absolute quantity, not absolute quantity, none of these. जैसे कि solution के अंदर मौजूद है time is a not absolute quantity. एब्सोल्यूट क्वांटिटी से मुराद ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ रिलेटिव मोशन से, अनइफेक्टेड बाय ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर जिस मर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, आपका जो आंसर होगा वो सेम होगा। और इसके अंदर जो क्वांटिटी को हम यूज़ करते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट को हम फॉलो करते हैं। तो टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 28. द लेंथ कंट्रक्शंस हैपन्स ओनली along the direction of motion, perpendicular to the direction of motion, remain the same, none of these. जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, जब कोई ऑब्जर्वर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए ऑब्जर्व करेगा तो उसकी मोशन को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जर्व करेगा, उसकी मोशन को परपेंडिकुलर के लिहाज से ऑब्जर्व नहीं करेगा। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन जब उसको ऑब्जर्व करेगा, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है तो हमें लेंथ कंट्रक्ट फील होगी कि हमारी जो लेंथ है वो कंट्रक्ट हो गई है। तो लेंथ कंट्रक्शंस हैपन ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 29. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी डबल्ड एट स्पीड। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें तो उसकी स्पीड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है m इज़ इक्वल टू एम नॉट डिवाइडिंग बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। गिवन में है m इज़ इक्वल टू 2m0। हम मास को डबल कर देते हैं। मास को जैसे हम डबल करते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो स्पीड आती है 2.6 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 30. ऑब्जर्वेशंस पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़। परफेक्ट ब्लैक बॉडी की ऑब्जर्वेशंस पावर की वैल्यू क्या होती है? 0, 1, इन्फिनिटी, नन ऑफ दिस। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है द ऑब्जर्वेशंस पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ 1, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी तमाम रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है या अमिट करता है। उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो भी ज़ीरो होती है और उसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो भी ज़ीरो होती है। द ऑब्जर्वेशंस पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ 1। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। Objective 31. Wien's theory explains energy distributions in black body for. वाइन्स थ्योरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ब्लैक बॉडी को किस एनर्जी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया? लार्जर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, मीडियम वेवलेंथ या इन्फिनाइट वेवलेंथ। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, वाइन्स ने जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो ब्लैक बॉडी के अंदर उसने हाई फ्रीक्वेंसी रीजन को ऑब्जर्व किया यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर उसने वर्क किया और अल्ट्रा वायलेंट रीजन को उसने ऑब्जर्व किया। उसके बाद मैक्सवेल प्लांक्स ने इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आए और उसने लो फ्रीक्वेंसी रीजन को उसने ऑब्ज़र्व किया और लार्जर वेवलेंथ यानी कि इंफ्रारेड रीजन को उसने ऑब्ज़र्व किया। वाइन्स के मुताबिक जो ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है शॉर्टर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 32. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और फोटॉन इंटरेक्ट विद मैटर इन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और फोटॉन जिस वक्त मैटर से इंटरेक्ट करते हैं टू डिस्टेंट वे
3 डिस्टेंट वे, 4 डिस्टेंट वे एंड 5 डिस्टेंट वेज। तो कितने वेज के अंदर उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटॉन इंटरेक्ट विद मैटर इन 3 प्राइमरी वेज, ऑब्जर्वेशंस, रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसमिशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 33, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस से एमिट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जब हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन को फॉल करवाते हैं तो फॉल करवाने से जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 34, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन। जिस वक्त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। ये दो फैक्टर्स के ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Objective 35, the stopping potential of a certain metal is 100 volts. Thus work function for the cathode is। हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 100 वोल्ट है, वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम और वोल्ट 100 वोल्ट है। जैसे भी इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो हमारे पास वर्क फंक्शन आता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻17 जूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 36, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है? वेव नेचर ऑफ लाइट, करपस्कुलर नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ऑल ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें लाइट के मुतालिक बताता है कि लाइट एक टीनी पार्टिकल या करपस्कुलर नेचर ऑफ लाइट है। ये वेव नेचर के मुतालिक नहीं बताता, तो हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ करपस्कुलर नेचर ऑफ लाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 37, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने डिस्कवर किया? आइंस्टाइन, हर्ट्ज, मैक्सवेल प्लांक्स, वाइन्स। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हेनरिच हर्ट्ज 1887 के अंदर डिस्कवर किया, लेकिन इसको जो एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। ये बात जहन में रखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर हर्ट्ज ने किया और इसको एक्सप्लेन आइंस्टाइन ने किया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 38, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल सरफेस इन डेविसन एंड जेमर एक्सपेरिमेंट वाज ऑब्टेन्ड फॉर अ ग्लेंसिंग एंगल ऑफ। डेविसन एंड जेमर एक्सपेरिमेंट के दौरान ग्लेंसिंग एंगल की वैल्यू क्या थी? 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री या 75 डिग्री। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, 1927 के अंदर डेविसन एंड जेमर ने जिस वक्त इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो ग्लेंसिंग एंगल की वैल्यू 65 डिग्री थी और उस दौरान जो उन्होंने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो यूज़ किया उसकी वैल्यू 54 डिग्री थी। ग्लेंसिंग एंगल की वैल्यू 65 डिग्री है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 39, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले एन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिगार्डेड एज। डी ब्रॉगले के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर सकते हैं पार्टिकल ओनली, वेव ओनली, पार्टिकल एंड वेव बोथ, नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जो डी ब्रॉगले इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। लैम्डा रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को, फ्रीक्वेंसी को, डिफ्रैक्शन को या इंटरफ्रेंस को, जबकि p रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल्स को, मोमेंटम को, एनर्जी को, लोकलाइजेशन को। According to de Broglie, electron can be regarded as particles and wave both. Option C is correct answer.
ऑब्जेक्टिव 40 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक्स प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को प्रैक्टिकली किस तरह यूज़ करते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल हैं। इलेक्ट्रॉन बीम इल्यूमिनेट करता है, वेव लाइक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद स्पाइसमैन, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इमेज। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक्स प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मुख्तलिफ टाइप्स भी गिवन है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक्स प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 41 के अंदर पूछा है कि हमारे पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है। ये मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करवाई जाती है और वर्क फंक्शन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 42 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है E-5। एनर्जी, ई से मुराद एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हैं। पहले हम एनर्जी मालूम करते हैं। E इज़ इक्वल टू एच एफ, ई इज़ इक्वल टू एच सी डिवाइडिंग बाई लेमडा। तो हमारे पास एनर्जी आती है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। 2.48 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 42 इलेक्ट्रॉन इज़ इंडीड 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। 42 ऑब्जेक्टिव 42 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास 2 बल्ब हैं, एक रेड बल्ब और एक वायलेट बल्ब है। दोनों की पावर सेम है और दोनों लाइट को एमिट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स कौन सी लाइट एमिट कर रही है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है इनकी पावर सेम है लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स मुख्तलिफ़ तरीके से या मुख्तलिफ एमिट हो रहे हैं तो किसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। जैसा कि हम जानते हैं और सोल्यूशन के अंदर गिवन भी है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन है वो एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेट करते हैं और नंबर ऑफ फोटॉन्स वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट लिंक है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स की एमिशन भी ज़्यादा होगी। जैसे कि हम जानते हैं रेड लाइट की वेवलेंथ वायलेट लाइट के मुकाबले में ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रेड लाइट फोटॉन ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ वायलेट लाइट फोटॉन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। 43 ऑब्जेक्टिव 43 के अंदर पूछा है हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो लाइट ऑफ एनर्जी है, लाइट की जो एनर्जी है वो 2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस फाई। तो एनर्जी के अंदर से हम वर्क फंक्शन की वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर आता है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। 44 के अंदर पूछा है द वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन का जो वर्क फंक्शन है 5.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सोडियम का 2.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ सोडियम की 5896 एंगस्ट्रॉम और टंगस्टन की थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है E इज़ इक्वल टू एच एफ और लेमडा इज़ इक्वल टू एच सी डिवाइडिंग बाई 5। इसके अंदर H प्लैंक्स कांस्टेंट और C स्पीड ऑफ लाइट ये भी कांस्टेंट है। जब हम इनको रेशो लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन इज़ 2948 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। 45 के अंदर पूछा द वैल्यू ऑफ थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 7000 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू 7000 एंगस्ट्रॉम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन विल नॉट प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनके अंदर से कौन सी रेडिएशन है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करवाएगी। इंफ्रारेड, येलो, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है येलो लाइट, वायलेट लाइट और अल्ट्रा वायलेट लाइट की वेवलेंथ दिखाई गई है।
इनकी वेवलेंथ थ्रेश होल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा है, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। ये रेडिएशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएंगी। इंफ्रारेड वेवलेंथ जो थ्रेश होल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी। इंफ्रारेड वेवलेंथ किसी किस्म का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करवाएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। 46 के अंदर पूछा है कि हमारे पास जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है 1.5 टाइम्स है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से, यानी कि थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दें और इंटेंसिटी को डबल कर दें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से एमिट होंगे वो क्या होंगे। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाफ कर देते हैं और वो वैल्यू थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाती है और इंसिडेंस को बेशक हम डबल कर दें तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन की कंडीशन ही यही है कि आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे हम अपनी फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से हाफ कर देते हैं, हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी उसको प्रोवाइड नहीं करते, तो हमारी जो एमिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़ीरो होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। 47 ऑफ द फॉलोइंग द वन विच हैज़ द लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द सेम स्पीड। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल दिए गए हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लार्जर वेवलेंथ किसकी होगी, लेकिन सबकी स्पीड सेम है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ऑक्सीजन एटम। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। विलासिटी सबकी सेम है, वेवलेंथ और मास आपस में इनवर्स रिलेट करेंगे, जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे लार्जर होगी। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन हैज़ द लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द सेम स्पीड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। 48 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड करते हैं और हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ हासिल करते हैं। और इसी तरह सेम वेवलेंथ हासिल करने के लिए हम अल्फ़ा पार्टिकल को कितने वोल्टेज के साथ एक्सेलरेट करेंगे, 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, V/4 के साथ या V/8 के साथ। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जो अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर चार्ज प्रोटॉन से 2 टाइम्स ज़्यादा और मास प्रोटॉन से 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। दोनों की वेवलेंथ को आपस में हम कंपेयर करते हैं तो हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि सेम वेवलेंथ लेने के लिए अल्फ़ा पार्टिकल से हमें जो वोल्टेज देने पड़ेंगे V/8। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। 49 के अंदर पूछा इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हैविंग सेम वेवलेंथ इट इम्प्लाइज दैट दे हैव सेम। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को प्रोपगेट करें और उनकी वेवलेंथ को सेम रखना है तो हम किस चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे, स्पीड, मोमेंटम, एनर्जी, ऑल ऑफ दीस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो इसके अंदर अगर हम मोमेंटम को हम कांस्टेंट रखें, electron and proton have the same wavelength, they must have the same momentum. This is because the de Broglie relation depend only on the lambda and momentum, not on the mass or the charge. Option B is correct answer। 50 के अंदर पूछा है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को अगर हम डबल कर दें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। 2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 2 स्क्वायर रूट हो जाएगी, 1/2 स्क्वायर रूट हो जाएगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। पी मोमेंटम की हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और उसको काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को डबल करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को डबल करने के साथ लैम्डा और लैम्डा प्राइम को हम आपस में कंपेयर करते हैं तो हमारे पास लैम्डा प्राइम की वैल्यू आ जाती है 1/2 स्क्वायर रूट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर।